सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त हो गए। तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं। तो देखो, जब भी कोई अकेला व्यक्ति, जब भी कोई इकलौता इंसान किसी बिजनेस का मालिक होता है, तो जो इकलौता इंसान जो मालिक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। जैसे कि मेरा जो बिजनेस है उसका नाम क्या है, ट्रुथ लाइट क्लासेस। यहाँ पे ट्रुथ लाइट का मतलब सत्य प्रकाश। तो ये जो ट्रुथ लाइट क्लासेस बिजनेस है, इसका जो मालिक है वो मैं हूँ, यानी कि सत्य प्रकाश है। अब होता है क्या है बिजनेस में, जो भी प्रोप्राइटर होता है और जो भी प्रोप्राइटर से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो भी बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस को भैया प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। हम लोग साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की कितनी संपत्ति है, बिजनेस के कितने एसेट्स हैं और बिजनेस की कितनी देनदारी यानी कि बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज़ हैं। मैं एज अ प्रोप्राइटर और जो भी कोई और प्रोप्राइटर होंगे जो गुड्स में डीलिंग करते हैं, मैं तो भाई सर्विसेज में डीलिंग करता हूँ, तो वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि भाई उनके कितने डेटर्स हैं जिनसे उन्हें पैसा लेना है और कितने उनके क्रेडिटर्स हैं जिनको उन्हें पैसा देना है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए साल के एंड में 31 मार्च को आपके फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वैसे 31 मार्च को नहीं बनते हैं, 31 मार्च के बाद बनते हैं, क्योंकि होता है क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आपका जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, ये सारा काम अकाउंटेंट करता है। उसके बाद प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका ऑडिट चलता रहता है, फिर उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उसका रेक्टिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका रीको बनता है, फिर उसके बाद आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, फिर अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वही डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता है, फिर अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है वो सब उसको भी भैया उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद जाके आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स कह लो चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लो। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट, दूसरे होते हैं आपके पोजीशन स्टेटमेंट। अभी जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में दो होते हैं आपके, एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इससे आपका नेट प्रॉफिट आता है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है। मैंने आपको इन्वेंट्री बताया था। अभी जो इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आती है, इस सबको हम लोग बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में। वहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। अभी के लिए बस आप ये समझ के रखना कि भाई हम लोग खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में आपकी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं। अभी जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यानी कि जो भी आपकी ट्रेडिंग एंटिटीज होती हैं। उसको जो आपकी यूनिट नंबर 2 है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं, यहाँ पे एक और अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये क्या होता है, कैसे बनता है, सारा का सारा हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 2 में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में। यहाँ पे मैं आपको पूरी सैर करवा दूंगा, पूरी हवाई यात्रा करवा दूंगा कि भाई बिजनेस में क्या क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी होगा सारा सारा बताऊंगा आपको कि भाई पहले इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल अगर कोई इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट होने के बाद जो रॉ मटेरियल होता है उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, वेयर हाउस से वो फैक्ट्री में रखा जाता है, फैक्ट्री के पास जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे रखा जाता है ताकि जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब ना हो। इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होता है। उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट को भाई वेयर हाउस में रखा जाता है क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सारा का सारा मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में। और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी इसकी कॉस्ट होती है वो कहाँ कहाँ जाती है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, सारा कुछ हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की।
अब अकेला व्यक्ति जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जब अकेले बिजनेस कर रहा होता है तो उसे मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना होता है, बहुत ही स्ट्रगल करना होता है, बहुत ही हार्डशिप फेस करनी होती है। उसकी कैपिटल बहुत ही कम होती है, छोटी सी उसकी कैपिटल होती है, और उसका जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी बहुत कम आता है। तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करता है, पार्टनरशिप करता है। इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि भाई ये पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर ये कितने प्रकार की पार्टनरशिप होती है। एक होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, वो सारा का सारा हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है वहाँ पे हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल क्या होती है, देखो गुडविल का मतलब होता है जो भी बिजनेस की रेपुटेशन होती है मार्केट में। जैसे कि मान लो एक सीए फर्म है जो 10 साल पुरानी है। अभी जो सीए फर्म है 10 साल पुरानी जो है, इसके हजारों क्लाइंट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा मन करता है कि भाई मैं टीचिंग छोड़ दूँ, और टीचिंग छोड़ के मैं क्या कर दूँ, मैं ये जो पार्टनरशिप फर्म है यहाँ पे एज अ पार्टनर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे दूँ। मैं क्या करता हूँ, वहाँ के उनके जो बॉस होते हैं वहाँ से उनसे मिलने जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर मुझे आप अपनी फर्म में एज अ पार्टनर रख लो। तो वो जो फर्म है जो 10 साल से मेहनत करके उन्होंने हज़ारों क्लाइंट्स बनाए हैं, वो भाई मुझे ऐसे ही फ्री में एडमिट नहीं कर लेंगे। इसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेंगे मुझसे। और जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वो किसका पैसा होता है, वो होता है गुडविल का पैसा। क्योंकि भाई मैं वहाँ पे पार्टनर बन जाऊँगा और मेरे अब हज़ारों क्लाइंट्स बन जाएंगे। मैं उनका जो बिज़नेस का नाम है वो यूज़ करूँगा, सो एंड सो एसोसिएट्स का नाम यूज़ करूँगा, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बन जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे नाम किसका है, नाम यानी कि मार्केट में रेपुटेशन किसकी है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 आती है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर की बात करी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। अब क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या होता है पार्टनरशिप में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका जो एडमिशन होता है, उस एडमिशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। फिर पार्टनर जब रिटायर होता है, डेथ होती है उसकी, तब क्या क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको हम लोग प्यार से, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, इनको हम लोग प्यार से एनपीओ कह के बुलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सोल प्रोप्राइटर्स की बात करी, पार्टनरशिप वालों की बात करी, और जो भी कंपनीज होते हैं, जो भी अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, ये खुद के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन जो एनपीओ होते हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। हालांकि प्रॉफिट इन्हें आ सकता है, कुछ समय पे इनको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एग्जाम्पल, जो भी चर्च वगैरह होते हैं, टेम्पल वगैरह होते हैं, स्कूल्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे आपके एनपीओ होते हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। देखो होता क्या है, जब कल को आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बनेंगे। उसमें से क्या होगा, मान लो एक आपका जो छोटा सा प्राइवेट स्कूल है वो आपका क्लाइंट बनता है। तो वहाँ से वो लोग एक व्यक्ति को भेजेंगे और वो एक रजिस्टर लेके आएगा आपके पास। अभी जो रजिस्टर होता है ये बनाना बहुत ही आसान होता है। जो भी पैसा आता है वो इसमें रिकॉर्ड होता है, और जो भी खर्चा होता है वो इसमें रिकॉर्ड होता है। यानी कि जो भी कैश आया वो इसमें रिकॉर्ड हो गया, और जो भी कैश गया वो इसमें रिकॉर्ड हो गया। इसको कोई भी बना सकता है, कक्षा 5वीं का जो भी बच्चा है वो भी बना सकता है इसको। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं होता है। कितना कैश आ रहा है बस वो रिकॉर्ड कर दिया, कितना कैश जा रहा है बस वो रिकॉर्ड कर दिया। अब ये जो है ना, इससे हमारे कुछ अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के थ्रू बनता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे भाई हमारी पीरियोडिक परफॉर्मेंस पता नहीं चलती है। पीरियोडिक परफॉर्मेंस, अगर मुझे जानना होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का प्रॉफिट, 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, और जो भी लॉस होता है उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो भाई ये जो पीरियोडिक परफॉर्मेंस है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से नहीं पता लग पाती है। क्यों?
ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई होता है क्या है, जब भी स्कूल में, अब देखो जब रजिस्टर में एंट्री करनी होती है तो स्कूल में जब भी पैसा आएगा, अब मान लो किसी ने, कोई व्यक्ति आता है, वो क्या करता है, वो अगले साल की जो फीस होती है ना उसको एडवांस में जमा कर देता है। तो जो एडवांस में जो पैसा मिल गया है अगले साल का, वो सारा का सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी पीरियोडिक परफॉर्मेंस पता नहीं लगती है, क्योंकि भाई जो आप इस साल का जो आप रजिस्टर बना रहे हो उसी में आप अगले साल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी पीरियोडिक परफॉर्मेंस पता लगाना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए और अकाउंट बनते हैं। एक होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसमें खर्चे आते हैं और इनकम्स आती हैं, और इसी से आता है आपका सरप्लस या डेफिसिट। साथ में आपकी बैलेंस शीट भी बनती है। इसकी जो बैलेंस शीट होती है वो अलग टाइप से बनती है। अभी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें सिर्फ एक ही पीरियड का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी खर्चे होंगे और जितनी भी इनकम होंगी वो सब आएंगी। तो जो भी स्कूल होता है, स्कूल वाले से हम कहते हैं कि भाई तुम जाओ, जितने भी तुम्हारे बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, वो सब लेके आओ, जितनी भी तुम्हारी फ़ी की रिसीट है वो सब लेके आओ, और उसके हिसाब से हम फिर अपना दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगा के हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और उसकी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। अब ये क्या होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 कंपनी अकाउंट्स। अब होता क्या है, जो भी बिजनेसमैन है सबसे पहले तो वो प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता है, उसके अंदर थोड़ा नशा आता है कि यार थोड़ा और बिजनेस को ग्रो करते हैं, फिर वो पार्टनरशिप करता है, फिर क्या होता है, फिर थोड़ा उसके अंदर और नशा आ जाता है, अब तो भाई हम ग्रो करके ही रहेंगे, अब तो भाई हमें पूरे इंडिया में छा जाना है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो कंपनी बनाता है। अब देखो कंपनी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं और जो भी पार्टनरशिप फर्म होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है। यहाँ पे जो पैसा होता है वो सिर्फ प्रोप्राइटर का लगा होता है या पार्टनर्स का लगा होता है, लेकिन कंपनी में जो पैसा होता है वो पब्लिक का लगा होता है। यहाँ पे मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, वैसे कंपनी जो होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो ये दिक्कत है, यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में। दूसरी क्या है, दूसरा भाई ये है कि भाई यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी प्रोप्राइटर होता है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये बर्बाद हो जाती है, अगर इसका दिवालिया निकल जाता है, अगर ये बंद हो जाती है, तो यहाँ पे जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ होंगी, जो भी इसके नुकसान होंगे, उसकी सारी की सारी जो भरपाई होगी वो प्रोप्राइटर्स के या जो पार्टनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स बेच के, उनके जो पर्सनल एसेट्स होंगे उनका ऑक्शन होगा, उनके पर्सनल एसेट्स बेच के जितनी भी इनकी लाइबिलिटीज़ होंगी वो सब चुकाई जाएंगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है, जितना भी शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बस उतना ही पैसा शेयर होल्डर को देना होता है। तो जो शेयर होल्डर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसके बाद अब जो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसे बहुत टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। अब देखो होता क्या है, जो भी कंपनी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस में जो भी कंपनी होती है, कंपनी का जो भी रिस्क होता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जो भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं, उसका इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, ये सारी की सारी जो भी डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, ये सारी की सारी उसके प्रॉस्पेक्टस में होती है। और इसके बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो भाई जो प्रॉस्पेक्टस होता है इसकी तरह क्या होता है, इसके बेसिस पे शेयर्स इशू होते हैं। अब जो इशू ऑफ शेयर्स होते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये सब हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 2 इशू ऑफ शेयर्स में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे फॉरफीट का मतलब क्या होता है। देखो फॉरफीट का मतलब होता है कोई चीज़ छीन लेना। अगर कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं होती है तो कोई चीज़ छीन लेना, कोई प्रॉपर्टी छीन लेना, कोई आपके एसेट्स को छीन लेना, उसी को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर। जैसे कि होता क्या है, जो कंपनी जो शेयर्स मंगाती है, शेयर्स का पैसा मंगाती है, ये इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। मान लो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 2 3।
3 इंस्टॉलमेंट है। शेयर होल्डर क्या करता है, शेयर होल्डर यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो पैसा होता है वो दे देता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है उसका भी पैसा देता है, लेकिन जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसका पैसा नहीं देता है। अभी जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन्हीं को जब्त करना, इन्हीं को छीन लेना, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर। अब यहाँ पे जो थर्ड इंस्टॉलमेंट जब पे नहीं होती है तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि जो शेयर है शेयर को कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर का जो नाम होता है वहाँ से हटा दिया जाता है और ये जो शेयर होते हैं इनको कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने का मतलब होता है वहाँ पे उसे कोई रिफंड नहीं किया जाता है। ये जो पैसा जो मिल चुका है ना यहाँ पे, ये सारा का सारा रिफंड नहीं होता है, इनको बस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कहाँ पे, यूनिट नंबर 2 में। इसकी अकाउंटिंग भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आता है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू का मतलब क्या होता है, जो भी आपके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं अब इन्हीं का री इशू होगा। री इशू यानी कि जो भी फॉरफिट हो चुके हैं उनका फिर से री इशू होना, यानी कि जो भी आपके फॉरफिट शेयर्स हो गए वो किसी और को सेल कर देना। ठीक है, तो भाई इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 3। अब होता है क्या है, अब बिजनेस को हमें और ग्रो करना है और बड़ा करना है। अब तो पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया को बताना है भाई हमारा बिजनेस है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कंपनी क्या करते हैं, कंपनी डिवेंचर्स इशू करती हैं। अभी जो शेयर्स होते हैं, और ये जो शेयर होल्डर लिख देता हूँ, शेयर होल्डर होते हैं और एक आपके डिवेंचर होल्डर होते हैं। अभी जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक तरीके से ओनर होते हैं, लेकिन ये जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ये जो डिवेंचर जो होते हैं वो एक तरीके से लोन होता है। तो ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं एक तरीके से ये क्रेडिटर्स होते हैं। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं ना इनको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे भाई इनको हम लोग कहते हैं कोई कूपन इंटरेस्ट मिलता है, एक कूपन होता है, जैसे कि 12% डिवेंचर है तो भाई 12% उनका इंटरेस्ट होता है। तो भाई ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इनको इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपनी ऐसा क्यों करती हैं, कंपनी डिवेंचर से पैसा क्यों रेज करती हैं, ये जो शेयर होल्डर से पैसा रेज करती हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। और ये जो डिवेंचर से पैसा रेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। तो भाई ऐसी क्या जरूरत है, क्यों भाई डिवेंचर से पैसा क्यों रेज किया जाता है, तो भाई इसका मेन सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है टैक्स सेविंग। अब मैं यहाँ पे आपको 2 कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, एक है कंपनी एक्स और एक है कंपनी वाई। कंपनी एक्स जो है वो इक्विटी से पैसा रेज करती है, यानी कि इक्विटी फाइनेंसिंग करती है, और कंपनी वाई जो है वो डेट फाइनेंसिंग करती है। अब यहाँ पे दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट सेम है। यहाँ पे दोनों का जो प्रॉफिट है वो है मान लो 100 लाख, और मान लो यहाँ पे जो भी इनकी जो फाइनेंसिंग करते हैं, यहाँ पे जो इक्विटी से पैसा रेज करते हैं और जो डेट से पैसा करते हैं रेज, वो भी दोनों 100 लाख है। अब आप ही मुझे बताओ इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा और डेट फाइनेंसिंग में क्या होगा। और मान लो यहाँ पे जो टैक्स रेट है 30%। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में यानी कि कंपनी एक्स में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 100 लाख, तो टैक्स कितना आएगा, टैक्स आएगा 30 लाख, 30% ऑफ 100 लाख। ऐसे ही जो कंपनी वाई है, कंपनी वाई में टैक्स कितना आएगा, कंपनी वाई में ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, इसमें से पहले डिवेंचर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो माइनस होगा। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना आएगा, हमने 100 लाख रुपये रेज करे थे, और मान लो डिवेंचर का कूपन रेट जो है वो है 10%, तो इसमें से 10 लाख जो है वो लेस हो जाएंगे। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 90 लाख। और अब आपका टैक्स कितना आएगा 27 लाख। तो इक्विटी से जब आप पैसा रेज करते हो तो आपका जो टैक्स आता है वो आता है 30 लाख, लेकिन अगर आप डेट से पैसा रेज करते हो तो आपका जो टैक्स आता है वो आता है 27 लाख। ये जो मैंने आपको बताया है ना टैक्स सेविंग, ये सारा का सारा आप इंटरमीडिएट लेवल पे सीखोगे, जब वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट सिखाया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप ये सीखोगे कि भाई डेट का क्या फ़ायदा होता है, इक्विटी का क्या फ़ायदा होता है। तो भाई ये थी आपकी यूनिट नंबर 3 इशू ऑफ डिवेंचर्स। बाकी हम लोग और डिटेल में सीखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स। अब आपकी जो इंडेक्स पोर्शन है उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब आपको समझ में आ चुका होगा ये जो चैप्टर्स हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, वो बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं आपसे आपको समझ में आ गया होगा।
इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको उनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डाउट पूछ सकते हो। बाकी आप घबराना मत, ये सारी की सारी बातें फिर से रिपीट होंगी, हम लोग और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हमारा असली खेल शुरू होगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।